हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम जो है इतिहास के इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और हम इतिहास विषय को इस इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इतने सरल भाषा में पढ़ेंगे ताकि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और तथ्य जो है इसी ही क्लास में सब कुछ याद हो जाए। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं और वनडे एग्ज़ाम से लेकर जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इतिहास में जो है कि 4 खंड होते हैं जिसमें हमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और साथ में विश्व का इतिहास भी पढ़ना होता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम इतिहास विषय के इस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें आगे जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे उसको समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए, इतिहास जो है इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो इति धन हास होगा। अब इतिहास का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इति का मतलब हो गया जो कुछ भी, जैसा भी, जहाँ भी, जब भी, जैसे भी या जिस रूप में। हास का मतलब होता है क्षय, यानी जिसको हम इंग्लिश में डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जिस रूप में भी अगर किसी घटना या वस्तु का धीरे 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 क्षय होने लगे या एक समय पे आके वो समाप्त हो जाए, उसे ही जो है कि हम उसे इतिहास के रूप में जानते हैं। अब इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी अतीत में ऐसा ही हुआ होगा। स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का जो भी हम अध्ययन करते हैं उसे ही जो है कि हम इतिहास के रूप में जानते हैं। अब इतिहास को एक इतिहासकार जो है वो उन्होंने परिभाषा दिया है कि इतिहास कहते किसे हैं, और ये बहुत ही प्रचलित जो है कि परिभाषा है। अब इस परिभाषा में उन्होंने क्या बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर संवाद है जिससे कि हमारा भविष्य प्रकाशित होता है। अब इनके कहने का क्या तात्पर्य है, तो आइए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं कि अतीत में जितनी भी हमारी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी, अगर जैसे मान लीजिए कि क्या हम जो है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ हमारे अंदर जो है कि त्रुटि रह जा रही है, हमारी रणनीति में क्या कमी रह गई जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब जो है कि हम उन सारी गलतियों को सुधार करेंगे वर्तमान में, और हम एक नई रणनीति को फॉलो करेंगे जिससे कि हम भविष्य में अपने भविष्य को उज्जवल या प्रकाशित कर पाए और एक सरल बेहतर जीवन जी पाए। तो यही जो है कि इतिहास के बारे में इन्होंने डिफिनेशन दिया है। अब आते हैं दोस्तों कि इतिहास का वर्गीकरण जान लेते हैं। अब इतिहास पढ़ने से पहले जो है कि हम देखते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण जो है कि 2 रूपों में हुआ है। एक जो है कि मानव के द्वारा प्रयुक्त उपकरण के आधार पर, यानी कौन कौन से टूल्स जो है कि मानव सभ्यता में यूज किए गए हैं उस क्रम के आधार पे जो है कि इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा जो है कि लिपि के आधार पर, यानी लिपि के विकास के आधार पर जो है कि इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। अब हम इस दोनों को जो है कि इंटीग्रेटेड करके जो है कि इसको पढ़ते हैं कि एक तरफ जो है कि उपकरण और एक तरफ लिपि के विकास के आधार पर इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। और इसमें हम पाते हैं प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में हम हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य, मानव द्वारा जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी यहाँ पे लिपि का अभाव था। एक तरह से कह लें कि मानव जो है कि लिपि के बारे में जानता ही नहीं था। इसमें जो है आपको पाषाण युग के बारे में पढ़ना, यानी स्टोन एज के बारे में,
अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। यहाँ पे जो है कि लिखित साक्ष्य है, यानी लिपि के आधार पे यहाँ पे साक्ष्य मिला हुआ है, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस संस्कृति में जो है कि लोग पढ़ना लिखना जानते थे, उनकी अपनी एक प्रतीकात्मक जो है कि चिन्हों का प्रयोग करके उनके पास लिपि थी, परंतु आज जो है वर्तमान में वो रिसर्च का विषय बना हुआ है कि जितने भी इतिहासकार हैं आज भी जो है कि उस पर शोध कर रहे हैं और उस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो है कि अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम पढ़ लिख लेते तो शायद हड़प्पा सभ्यता की जो भी दैनिक दिनचर्या थी, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्वरूप थे, उसको समझने में और भी हम बेहतर होते हैं। अब आते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक एज बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या है कि लिखित साक्ष्य जो है यहाँ पे भी है, और साथ ही साथ हम इस लिपि को जो है पढ़ भी सकते हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे आपका प्राचीन भारत का इतिहास, यहीं पे मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और साथ ही साथ विश्व का इतिहास भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों कि इतिहास के जो है जनक कौन है। तो इतिहास के जो जनक है वो हेरोडोटस है, और इन्होंने एक बुक लिखा हुआ है जिस बुक का नाम है हिस्टोरिका। अब दोस्तों जान लेते हैं स्रोत के बारे में, यानी जो भी हम ये इतिहास को पढ़ने वाले हैं, जो डिवाइड किया हुआ हमने है उपकरण के आधार पर, लिपि के आधार पर, तो जो ये प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो इसमें जो भी चीज़ें हमें पढ़ना है तो वे जो है कि पुरातात्विक कुछ स्रोत हैं। ये कौन कौन से सोर्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जैसे आइए सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। अब इस पुरातात्विक स्रोत में क्या है, स्मारक है, मुद्रा है, मृदभांड, मन के मुहरे, मूर्तियाँ, चित्रकला, अभिलेख, इन सारी चीज़ों से हमें जो है कि इतिहास का हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं, या पुरातात्विक कहते किसको हैं। तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये हुआ कि अतीत में जितने भी मानव सभ्यताएं रही होंगी, तो वे अपने दैनिक जीवन में जितने भी उनके रहन सहन, खान पान, और किस तरीके से उन्होंने जो है कि अपना कृषि किया और खेती किया, पशुपालन किया, तो उनके जो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक जो अवशेष हैं, जो कि आज हमें जो है एक अवशेष के, एक फोसिल्स के रूप में जो मिलते हैं, उसे ही हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। उसी में जो है कि इन सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्मारक हो गया, मुद्रा मने यानी जो सिक्के आप कॉइन्स देखते हो उसको जो है कि मुद्रा बोलते हैं। मृदभांड जो है, जो मिट्टी के पके हुए जो बर्तन होते थे उसे हम मृदभांड बोलते हैं। मनके क्या होते हैं, तो मनके जो है कि जो हम आज देखते हैं गले में जो हार पहनते हैं, तो उस समय जो है कि वो हड्डियों के और जो मिट्टी, पके हुए मिट्टी का प्रयोग करके हम जो है कि उस समय में लोग हार का उपयोग करते थे, उन्हें हम मनके बोलते हैं। मुहरे भी हो गया कि जैसे व्यापार के समय आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में से थी, तो वहाँ से जो भी मुहरे प्राप्त हुई हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि ये किस सभ्यता की मुहरे हैं। फिर मूर्तियाँ भी मिली हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो में आप देखोगे कि नृत्य करती हुई एक महिला है, तो वहाँ से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। फिर चित्रकला हो गया, आप जैसे देखोगे कि
जब पाषाण काल में पढ़ोगे तो भीमबेटका जो है उनके गुफाओं में जो है कि मानव ने सर्वप्रथम जो है कि वहाँ पे जो है कि चित्रकारी की है। तो वो चित्रकला से जो है कि एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में, साक्ष्य के रूप में ये देखने को मिलता है। अभिलेख हो गए जिसमें हम देखेंगे कि मुद्रा अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, गुहा और ताम्र अभिलेख देखने को मिलता है। तो ये भी जो है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब ये मुद्रा क्या है, यानी जो सिक्के होते थे उस पे जो है कि कुछ न कुछ जो है कि जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने अपने प्रशंसा या अपने नाम को जो है कि उस पे खुदवाया है। प्रस्तर में भी वही काम होता है, यानी एक बड़ा सा पत्थर होता है उस पे जो है कि छीनी हथौड़ी से खोद कर जो है कि उस पे जो है कि लिखा जाता है। स्तंभ अभिलेख में भी जो होता है कि एक बड़ा सा जो है कि स्तंभ खंभे के रूप में जो है कि उसका प्रयोग किया जाता है और उस पे जो है कि कुरेद कर जो है कि छीनी हथौड़ी से उस पे भी लिखा जाता है। गुहा अभिलेख माने जो गुफाओं में जो आपको लेख देखने को मिले हैं उसे गुहा अभिलेख बोलते हैं। और ताम्र अभिलेख क्या होता है कि यानी तांबे का एक चादर होता है, उस चादर पे जो है कि लिपि को लिखा जाता है। जितने भी शासक थे उन्होंने ताम्र अभिलेख भी लिखवाए हैं। तो ये सारे जो है कि पुरातात्विक स्रोत हैं। अब आते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। तो साहित्यिक स्रोत से भी जो है कि भारत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और अलग अलग कालखंडों में किस तरीके से भारत के दैनिक दिनचर्या के बारे में हमें और उसके सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक जो है कि जानकारियाँ निकल के सामने आती हैं। अब जैसे देखेंगे कि भारतीय साहित्य में जो है यहाँ पे धार्मिक साहित्य, अब इस धार्मिक साहित्य में देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदू धर्म साहित्य में क्या है, यहाँ पे आपको वैदिक साहित्य देखने को मिलेगा। वहीं पे बौद्ध धर्म जब आएगा तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है त्रिपिटक। और फिर जैन धर्म साहित्य में देखेंगे तो यहाँ से आपको आगम देखने को मिलता है। तो ये रहे दोस्तों भारतीय साहित्य के। तो ये इस दर्शन से आपको जो कि भारत के जो भी भौगोलिक संरचना है और उसके अंतर्गत जो दैनिक दिनचर्या में जितने भी कार्य किए जाते थे उनके बारे में यहाँ पे विवरण आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो है कि वैदेशिक विवरण भी हैं, जैसे जो बाहर से विदेशी जो है यात्रा दौरान के समय भारत में आए और भारत में रहकर उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जो है कि उन्होंने भारत के परिचय के बारे में जाना। तो उन्होंने भी जो है कि भारत के बारे में कुछ न कुछ चीज़ों को लिखा और वैश्विक स्तर पर उसको जाकर प्रचार किया। तो यहाँ पे आप देखोगे उनमें से है जो है कि ईरानी और यूनानी विवरण आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग कालखंड में भी इनमें भी जो लोग है कि वो भारत के दौरे पर आए। अब जैसे चीनी विवरण में क्या है, इस चीनी विवरण में देखेंगे तो फाहयान भी भारत में आया हुआ था और उसकी जो एक बुक है जिसमें फोकोकी नाम से हम जानते हैं, इसमें भी भारत के से जितनी भी जानकारी है आपको फोकोकी के बुक से आपको भारत की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दूसरा जो है कि चीनी यात्रा था जिसका नाम वेन सांग है, जिसे हम युवान सांग के नाम से भी जानते हैं। इसकी भी एक बुक है, इसने बुक लिखी है CU की। अब आते हैं अरबी विवरण में। अरब वासी भी जो है वो भी भारत में व्यापारिक नज़रिए से जो है कि भारत में आते थे और भारत के साथ व्यापारिक उनके संबंध कायम थे। तो इसमें भी जो है कि बहुत सारे जो है कि जब शासक आए तो उनके साथ कई सारे जो है कि लेखक भी आए साथ साथ में। तो इसमें जैसे है अल मसूदी, ये भी भारत के दौरे में आया था। सुलेमान, फिर अल बरूनी। अब इस अल बरूनी ने भी एक किताब लिखा है जिसे हम किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। इसने भी भारत के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इब्न बतूता ने भी रेहला नामक पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी दी है। और फिर वही यूरोपीय विवरण में भी आपको दिखाई देगा। इस यूरोपीय विवरण में देखेंगे आप नूनीज जो है कि भारत दौरे पे आया था, बारबोसा और रॉल्फ फिज
जो कि आपको अनारकली का जिक्र जो आपको मध्यकालीन इतिहास में देखने को मिलता है, जो कि अकबर के दरबार में अनारकली एक नृत्यिका थी, जो कि उसके बेटे जो सलीम था, जो बाद में चल के जहांगीर नाम से शासक बना, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी जो मिलती है वो जो है कि रॉल्फ फिज ही नामक व्यक्ति था, जिसने अनारकली के बारे में जिक्र किया है। फिर नेक्स्ट जो है ट्रेवर नियर जो है, इसने भी भारत के बारे में जो है कि विवरण दिए हैं। अब दोस्तों ये हो गया पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो ये उपकरण के आधार पे जो चीज़ें लिखी हुई थी, तो इसमें जो है कि यहाँ तो लिखित साक्ष्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लिपि का अभाव था। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा पाषाण काल में जो स्टोन एज आप देखते हो, जिसमें मानव जो है कि पत्थरों का उपयोग करके जो है कि शिकार करता था और जो है कि अपना जीविका चलाता था, यानी अब जिंदा रहने के लिए वो पशुओं पर निर्भर रहता था। तो वो क्या है कि पत्थरों की बनावट के आधार पर जो है यहाँ पे पाषाण युग को डिफाइन किया गया है। यानी इस जो पुरातात्विक स्रोत में जो आपको मिलेगा, ये यहाँ पे आपको पत्थरों की बनावट के आधार पे जो है प्रागैतिहासिक काल को अलग किया गया है। वहीं पे आदि ऐतिहासिक काल में जो है, इसमें आपको जो है कि जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसमें आपको स्मारक है, मुद्रा है, मृदभांड है, मुहरे, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सारी चीज़ें जो है आपको आदि ऐतिहासिक काल में देखने को मिलती है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो आदि ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य है और इसे पढ़ा भी जा सकता है, उसमें जो है कि आपको ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आपको यहाँ से जानकारी निकल के आती है, और साथ साथ ही पुरातात्विक स्रोत भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में आपने जान लिया। आइए दोस्तों, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि इतिहास से संबंधित हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले जो है कि खुदाई किसको बोलते हैं, तो खुदाई का साधारण सा अर्थ ये है कि जब हम भूमि पर जब भी मकान बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें नींव खोदने की ज़रूरत पड़ती है, और तब जो है कि हम उसमें पिलर का प्रयोग करके जो है या ईंटों का प्रयोग करके जो है कि हम मकान का नींव का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब खुदाई अंदर तक खोदी जाती है तो उसमें कई बार आपने सुना भी होगा कि वहाँ से जो है कि एक मटके में मटका निकला, और उस मटके में सोने चांदी के पुराने मध्यकालीन इतिहास के चाहे प्राचीन काल के कुछ सिक्के ये मिले हुए हैं। तो वे जो है कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में जिसे हम जानते हैं। तो आप खुदाई के बारे में समझ गए हम लोग। अब आते हैं उत्खनन क्या होता है। उत्खनन क्या है कि ये एक पुरातत्वविद के द्वारा बड़े ही वैज्ञानिक तौर पर और देख रेख में जो है कि किसी साइट का यानी पुरातात्विक स्थल का जो है कि खुदाई होता है। अब ये दो तरह से खुदाई की जाती है। एक तो होता है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ खोदा जाता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं। तो वर्टिकल में क्या होता है कि लंबवत खुदाई में हम जमीन के अंदर तक जो है 10 मीटर 5 मीटर अंदर तक उसको खोदते जाते हैं, और क्षैतिज रूप में जो है हॉरिजॉन्टल खुदाई क्या होता है कि किसी 2 बिस्से 3 बिस्से के भूभाग पर हम जो है कि उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जब हम एक साथ जो है उस भूमि को खुदाई करते हैं, पुरातात्विक जो विद होते हैं, पुरातात्विक विद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, तो उसमें पुरातत्व वेदों के द्वारा जो है वेताओं के द्वारा इसके देख रेख में जो है किसी साइट की खुदाई की जाती है, तो उसे हम उत्खनन बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्सकेवेशन बोलते हैं। अब आते हैं खोज। खोज किसको कहा जाता है? तो जैसे दोस्तों होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में डिस्कवरी बोलते हैं। तो खोज जो है आपने सुना भी होगा कि नीलगिरी के पहाड़ी पर जो है
एक नई प्रजाति की तितली मिली। या आप देखोगे कि उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में एक नए प्रजाति का जो है कि मेढक मिला, तितली मिली, या मेघालय में आपको एक नए प्रजाति का जीव मिला। तो यानी वहाँ पे क्या हुआ कि वो पहले से ही इस पर्यावरण में मौजूद था, बस हमने उसको जो है कि किसी तरीके से खोज लिया। तो वही जो है कि आपका खोज का शाब्दिक अर्थ हो जाता है, यानी जो पर्यावरण में पहले से मौजूद है, बस हमने उसको किसी तरीके से खोज लिया। अब जान लेते हैं दोस्तों, आविष्कार क्या होता है, इन्वेंशन क्या होता है। तो इन्वेंशन उसे कहते हैं जब हम इसी पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से जो मौजूद चीज़ें हमको जो मिलती हैं, एक से अधिक एलिमेंट को जब हम मिलाकर एक नई वस्तु के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम आविष्कार बोलते हैं। जैसे बल्ब का आविष्कार हो गया, जैसे ये मैं मार्कर लिख रहा हूँ तो इस मार्कर का भी जो है कि आविष्कार किया गया है। मोबाइल, टेलीफोन, यानी आप अपने पर्यावरण में जितने भी भौतिक रूप से जो भी संसाधन आप देखते हैं, उसे जो है कि आविष्कार के रूप में ही देखा जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये भाषा क्या होता है, लैंग्वेज। अब दोस्तों क्या है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो जो है हिंदी है, तो उसे ही जो है कि हम भाषा के रूप में जानते हैं। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मेरा ये लिखावट है हिंदी का, वो किस लिपि में लिखा गया है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ये हो गया भाषा और लिपि का में डिफरेंस। तो ये रहा दोस्तों कुछ जो है प्रमुख शब्दावलियाँ, आप इससे अच्छे से भली भांति परिचित होंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अभी इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि संवत मीन्स क्या होता है और कैलेंडर किसको बोला जाता है। तो संवत जो है कि हिंदी में संवत बोला जाता है, उसी को इंग्लिश में कैलेंडर भी बोलते हैं। आइए दोस्तों इसको क्रमवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो है कि विक्रम संवत जो है शुरू हुआ था और इसका आधार वर्ष जो है 57 ईसा पूर्व माना गया है। अब ये वर्तमान विक्रमी वर्ष जो है या वर्तमान विक्रम संवत जो है आज के दौर पे देखेंगे तो इसमें 2022 और प्लस 57 यानी 57 जोड़ देंगे, तो इस कैलेंडर के अनुसार अगर आज हम वर्तमान में जो हम अपने दैनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसके अनुसार 2083 माना जाएगा। अब जैसे मैं इसको बता दूं, ये हुआ जीरो जो मैंने लिखा है, ये हो गया ईसा मसीह के जन्म का तारीख, तो यानी यहाँ जीरो मान लिया गया। ये ईसा मसीह का जन्म का डेट, और इसके इधर जो होता है उसको हम बोलते हैं बीसी और इधर बोलते हैं एडी, जिसको एनो डोमिनी भी बोला जाता है यानी ईसवी बोला जाता है, और इसको ईसा पूर्व बोला जाता है। तो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले इसको काउंट करेंगे और साथ में 2026 को भी हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। इन दोनों को काउंट करने पे हमारा जो वर्तमान जो है विक्रमी वर्ष वो 2083 आ जाएगा, यानी आज हम वर्तमान में 2083 में जी रहे हैं इस संवत के विक्रम संवत के अनुसार। अब ये सनातन धर्म और हिंदुओं का कैलेंडर है। अब इसको प्रारंभ करता कौन है, तो मालवा के जो शासक थे विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। इसे ही मालवा संवत या कृत संवत के नाम से भी हम जानते हैं। अब आते हैं दोस्तों ये शक संवत के बारे में। अब शक संवत का जो आधार वर्ष है वो 78 ईस्वी है, और वर्तमान शक संवत वर्ष अगर देखा जाए तो इधर हो गया ये ईसा मसीह का जन्म का तारीख से पहले इधर बीसी हो जाएगा,
और इधर जो हो जाएगा ये एडी हो जाएगा, यानी ईस्वी हो जाएगा। तो अब जो है इधर से जो आप ईसा मसीह के जो जन्म के बाद का जो है 78 वर्ष इसको, और इधर जो है 2026, इन दोनों को काउंट करेंगे, यानी 2026 में से 78 वर्ष को अगर हम घटा देंगे तो हम आज वर्तमान में जो अगर जी रहे हैं तो ये डेट होगा 1948। ये किसके अनुसार? शक संवत के अनुसार। इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसके प्रारंभकर्ता जो थे वो कनिष्क हैं, और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का जो है कि शासक माना जाता है, और ये चीनी मूल के, ये जो है चीनी मूल के भारतीय शासक में इनको जाना जाता है। कुषाणों को पराजित, अब इनका उद्देश्य क्या था? ये शक संवत, तो कुषाणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किया गया था, और यहीं पे जो है ये शक संवत भारत सरकार का कैलेंडर है। संविधान की प्रस्तावना में इसी संवत का प्रयोग किया गया है। और ये मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो आप विक्रम संवत, शक संवत और जो भी नीचे के भी जो आपको संवत दिख रहे हैं, ये सूर्य की तिथियों के आधार पे जो है कि इसका गणना किया जाता है। अब देखेंगे आगे क्या है कि चेदी या जिसे हम कलचुरी संवत कहते हैं, इसका जो आधार वर्ष है वो 248 से या 249 ईस्वी मानते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। वहीं पे वल्लभी संवत है, तो वल्लभी संवत का जो आधार वर्ष है वो 319 ईस्वी है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं वो वल्लभ हैं। अब गुप्त संवत का आधार वर्ष जो है ये भी 319 ईस्वी है, और इसके जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब आगे नेक्स्ट है वर्धन संवत। इसका भी आधार वर्ष 606 ईस्वी है, और इसके जो संस्थापक हैं वो हर्षवर्धन माने जाते हैं। अब ये जो आप चार जो देख रहे हो, ये संवत किस उपलक्ष्य में शुरू किया था? तो ये राज्य स्थापना वर्ष के रूप में शुरू किया गया था, यानी जो राजा नए शासक के तौर पे गद्दी पे बैठता था तो वो जो है कि अपने राज्य स्थापना वर्ष के रूप में जो है इस संवत को चालू किया था, कि आगे चल के लोग जो है कि इस संवत माने उसके स्थापना वर्ष के रूप में लोग उस शासक को पहचान सके। तो ये रहा दोस्तों इधर संवत के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं हिजरी संवत क्या है। हिजरी संवत की जो गणना है वो चंद्रमा की तिथियों के गणना के आधार पे जो है कि इसका कैलेंडर हम देखने को हमें मिलता है। अब इसका आधार वर्ष देखेंगे तो 622 ईस्वी को माना जाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना को प्रस्थान जब हुए थे तो यही जो है कि इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इसे हिजर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मक्का से मदीना आपको पता ही है कि क्यों गए होंगे, क्योंकि जब पैगंबर मोहम्मद साहब जी को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ था तो उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और इन्होंने बताया कि एक ही ईश्वर है और हमें एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहिए। तो वहाँ के जो जनजाति कबीले थे तो उन्होंने जो है इनके बातों से असंतुष्ट होकर जो है इनका विद्रोह कर दिया और इनको मारने की कोशिश करने लगे। तो इसलिए इन्होंने जो है कि अपने जन्म स्थान मक्का से जो है मदीना की ओर प्रस्थान किया, इसीलिए इसे जो है कि हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दोस्तों समय चक्र या काल चक्र, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। ये क्या है कि सनातन परंपरा यानी हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें क्या है कि ब्रह्मा के द्वारा समय चक्र को 4 चक्र में विभाजित किया गया है। अब ये 4 चक्र क्या क्या है? जो सबसे पहला है वो है आपका सतयुग, जिसे हम
कृतयुग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है त्रेता युग, ये भी खत्म हो चुका है। और तीसरा है द्वापर युग, ये भी समाप्त हो गया। अभी जो वर्तमान में जो काल चल रहा है या युग चल रहा है उसे हम कली युग कहते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों कि 3 देवों की जो है कि अवधारणा मानी जाती है। इसमें जो है कि ब्रह्मा जो है और विष्णु और महेश, इनके क्या क्या अपने डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मांड के सृजनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पे जो विष्णु हैं वो जो है कि ब्रह्मांड का संचालनकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। और महेश, जिसे हम भगवान शिव या शंकर या भोलेनाथ, जिस जो भी नाम से हम जानते हैं, ये जो है बुराई का विनाशकर्ता के रूप में इनको हम जानते हैं। अब जो है कि विष्णु जो है इनके 9 अवतार हो चुके हैं, जिसमें से आप देखोगे कभी मछली, कछुआ, राम, कृष्ण, तो इन कभी जो है कि अब देखोगे कि जो वाराह अवतार, जो जंगली सुअर के रूप में भी इनका अवतार हो चुका है। अभी जो शेष जो है वो 10वां अवतार बाकी है। अब ये जो 10वां अवतार जो है, जो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट ये जो युग चल रहा है कलयुग, ये इसी में जो है कि वो कल की अवतार लेंगे और सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद वस्त्र धारण करके अवतरित होंगे। तो ये रहा दोस्तों समय चक्र और काल चक्र के बारे में। अब आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसका आधार वर्ष ईसा मसीह का जन्म जो है उससे हम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं। अब वर्तमान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष है वो 2026 है। और इसका जो प्रारंभकर्ता था वो कौन है, तो पोप ग्रेगरी, यानी ये एक तरह से ईसाई धर्म के जो है पोप, जो पादरी के रूप में जिसे हम जानते हैं, तो उन्हीं का नाम पोप ग्रेगरी, और ये 13वें हैं। और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में आधुनिक विश्व स्तर पर जो है इसी कैलेंडर को जो है कि फॉलो किया जाता है। तो अब बात आता है दोस्तों कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा एग्जाम में। तब आपसे जो है कि एक तरफ जो है कि विक्रम संवत लिख दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है प्रारंभकर्ता लिख दिया जाएगा, और उसको मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा कि आप इसका मिलान करिए। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि विक्रम संवत, अगर जैसे मान लीजिए संवत दे दिया विक्रम संवत, तो विक्रम संवत का ये पूछ देगा कि इसका आधार वर्ष क्या है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 57 ईसा पूर्व इसका आधार वर्ष है। तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, जो हमने पिछले पेज में ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा विस्तार में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी किसको बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म को हमने शून्य मान लिया है, और ईसा मसीह के जन्म से जो पहले ईसा पूर्व है उसको जो है हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे बीसी को बिफोर क्राइस्ट और BCE जो है बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। और उधर ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईसवी लिखा है, तो जहाँ ईसवी लिखा होगा तो यानी इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब इसका अन्य नाम AD भी है, जिसे हम एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं, और CE जिसे हम कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले जो संख्याएं लिखी गई हैं ये घटते क्रम में चली हैं। जैसे मान लीजिए कि अज्ञात है, अज्ञात से यानी आप मान लीजिए कि 4 लाख, 4 लाख के बाद 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 40,000, 30,000, ऐसे घटते क्रम में 9,000, फिर इधर घटते 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 4,000, फिर घटते घटते 2,000, फिर इसी तरह घटते क्रम में 100, फिर 10, 5, 4, 3, 2, 1 पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ ही से जब ईसा मसीह का जो जन्म है, फिर यहीं से शून्य से जब हम आगे की तरफ दाएं की तरफ बढ़ेंगे
तो ये फिर बढ़ते क्रम में चालू हो जाएगा, यहीं 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह करते हुए संख्याएं 100 हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, बढ़ते क्रम में 1000, फिर 1947, फिर उसके बाद जो है कि आगे भी इसी तरह जो आज वर्तमान जो वर्ष चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर 2026, यहाँ 2026 भी लिखा जा सकता है और इससे आगे भी ये बढ़ते क्रम में चली जाएंगी। यानी ये जो एरो दर्शाया गया है ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए चली जाएंगी। अब किसी भी चीज़ की गणना जो है इतिहासकारों ने अपने सहूलियत को और इतिहास को पढ़ने में जो आसानी हो उसको देखते हुए जो है कि इस जो है कि काल खंडों को अलग अलग किया गया है। यानी आप देखोगे यहाँ से जो प्रागैतिहासिक काल है जिसे हम प्री हिस्टोरिकल एज बोलते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज बोलते हैं, ये दोनों जो है इसी में ही समाहित है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है इन सारी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। और वहीं जो है आप ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एज जो है यही इसको जो है कि आप देखोगे ईस्वी में ही अधिकतर आपको एडी एनो डोमिनी में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिकल एज है इसमें हमें पहला जो टॉपिक मिलेगा वो पूरा पाषाण काल, जो कि अज्ञात से लेके 9000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसको है। और वहीं हम बात कर ले मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल जो है वो 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। और वहीं पे नव पाषाण काल जो है इसका जो है टाइम पीरियड 4000 से लेके 2500 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और वहीं पे आप आ जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं और अभी भी जो है कि इतिहासकारों के बीच वो शोध और रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। और उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता, अब ये वैदिक सभ्यता का जो टाइम निर्धारण है वो 1500 से 6000 बीसी माना गया। अब यहाँ बीसी लिख दिया मैंने तो यहाँ पे ये बिफोर क्राइस्ट होगा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और फिर इसको वैदिक सभ्यता को दो काल में बांटा गया है। एक तो है पहला आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 बीसी। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले ही मिले हैं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, और फिर इसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास इसमें पढ़ना है, जो कि 600 बीसी से लेकर 712 एडी। यहाँ ध्यान रखिएगा 600 मैंने बीसी लिखा हुआ है, 600 बीसी यानी ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 712 एडी यानी ईस्वी, इस कालखंड को हम प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि 712 में जो है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध के शासक जो राजा दाहिर है उस पर आक्रमण करता है और वह आक्रमण सफल भी हो जाता है। तो यहाँ तक तो जो है ये प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आगे है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 712 से लेके 1707 एडी तक आपको टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। अब इसमें क्या है कि 1707, अब तो 712 देख लिया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है कि सिंध पर आक्रमण कर चुका है और सफल भी हो जाता है। और 707 में क्या होता है कि 707 तक आपको औरंगजेब के मृत्यु तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है। अब इसमें दो कालखंड, जैसे पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें 700 ईस्वी से 8वीं ईस्वी से 12वीं ईस्वी को पढ़ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी
का काल निर्धारण किया गया है। इसमें जो है कि उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश थे, दक्कन में और दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश शासन कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और फिर उत्तर मध्यकालीन भारत में जो है इसका टाइम पीरियड 1200 से 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक इसका टाइम निर्धारण किया गया है। इसमें जो है कि उत्तर भारत में जो कि सल्तनत काल है, मुगल काल आपको देखने को मिलेगा, चौहान वंश के शासक आपको देखने को मिलते हैं। फिर वही दक्षिण भारत में आपको दक्कन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश जो है कि शासन कर रहे थे उसके बारे में भी पढ़ना है। और इसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। 1707 से एडी से लेके 1947 तक जो है कि आधुनिक भारत का इतिहास का काल निर्धारण किया गया है। इसमें देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तर मुगल वंश जो थे वो किस तरीके से कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जो औरंगजेब ने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली व्यवस्था थी वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है, और नए नए राजवंश जो है उभर कर सामने आते हैं। और 1800 इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भी धीरे धीरे इसका फ़ायदा उठाते हुए जो व्यापारिक तौर पे भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु उसने भी जो है कि राजनीतिक मजबूत पकड़ना शुरू कर दिया, और संपूर्ण भारत पर भी वो रूलिंग करने का प्रयास करने लगती है। इसी क्रम में जो है कि 1857 की क्रांति होता है, और उसमें जो है कि मुगल वंश का अंतिम जो शासक बहादुर शाह जफर आता है उसको जो है कि कैद कर लिया जाता है 1858 में, और उसे रंगून भेज दिया जाता है, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद मुगल वंश का पतन हो जाता है। और फिर उसके बाद भारत की आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चले, ये सब कुछ आपको इसी आधुनिक भारत में पढ़ना है। और उसके बाद आज़ाद भारत का इतिहास भी पढ़ना है, जिसमें आपको 1947 तक तो पढ़ना ही है। इसमें फिर भारतीय संवैधानिक विकास के भी बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद भारत और चाइना का वॉर, फिर भारत और पाकिस्तान का वॉर कब कब हुआ वो भी इसी में शामिल हो जाता है, और वर्तमान तक जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये सारे जो है आज़ाद भारत के बाद के इतिहास को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि हम दशक और शताब्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशक किसको बोलते हैं और शताब्दी किसको बोला जाता है। तो दशक जो है कि 10 वर्षों का जो काल खंड है, जिसमें कई सारे दैनिक दिनचर्या में घटनाएं घटित होती हैं, उन 10 वर्षों का गणना किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि 10 वर्ष निकालना हमको है, तो 1200 मैं मान लेता हूँ एक टाइम पीरियड कि 1201 से लेके 1210 तक के बीच में, इस पीरियड तक आप देखोगे टोटल तो ये 10 वर्ष होंगे। तो जब दशक की बात आएगी तो आप कोई भी संख्या हो तो 1201 से लेके 1210 आप इसको काउंट करेंगे, 1201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 वर्षों का कालखंड इसमें लिया जाता है। और शताब्दी में वहीं जो है 100 वर्षों का कालखंड लिया जाता है, यानी 100 वर्षों की जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसकी गणना की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें 1101 से लेके 1200 तक के बीच की घटना को हम इसमें 100 वर्ष मान लेंगे। अब कभी भी आपसे को जब दशक और शताब्दी के बारे में पूछेगा तो आप जो है कि बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। जब भी शताब्दी बोला जाता है तो उसके पीछे जो भी वर्ष होंगे उसको ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि 13वीं शताब्दी, तो 13वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 1 जनवरी 1201 से लेके 1300 ईस्वी तक। तो ये सारी चीज़ें दशक और शताब्दी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमने जो है कि इतिहास के इस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लिया है। और आगे जो है कि हम इसी क्रम में पढ़ते हुए जो है कि हम सबसे पहले जो है कि मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ाना शुरू करेंगे, इस टॉपिक को उठाएंगे, फिर आगे पढ़ते हुए इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं।
तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही आपको मेरा वीडियो पहले मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिए, और लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।